नमस्कार। शेखावाटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा न्याय टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था अरस्तु का न्याय सिद्धांत और मध्यकाल में न्याय सिद्धांत। आज हम आधुनिक काल में न्याय सिद्धांत शुरू करने जा रहे हैं। क्या आधुनिक काल में न्याय के बारे में क्या अवधारणा प्रचलित थी? आधुनिक काल में न्याय के बारे में डेविड ह्यूम एक विद्वान हुए हैं। इन्होंने कहा कि आधुनिक काल में नियमों की पालना करना ही न्याय है। आधुनिक काल में क्या है? नियमों की पालना करना ही क्या है? न्याय है। यह कौन कहता है? डेविड ह्यूम का मानना है कि आधुनिक काल में समाज के लिए जो नियम या कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना ही न्याय है, क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध किया गया है कि सर्वहित के लिए बनाए गए कानून सभी के लिए लाभदायक होते हैं और इसीलिए उनका पालन करते हुए न्याय की स्थापना की जा सकती है। इन नियमों का जो उद्देश्य है वह सर्वहित होना चाहिए। सर्वहित के लिए बने हुए जो नियम हैं उनकी पालना करना ही न्याय है और इनकी जो उपयोगिता है वह सार्वजनिक होनी चाहिए। सार्वजनिक उपयोगिता होनी चाहिए। एक बार ध्यान से देखिएगा, डेविड ह्यूम विद्वान हुए हैं। इन्होंने कहा कि नियमों की पालना करना ही क्या है? न्याय है। मतलब समाज के लिए जो नियम या कानून बनाए गए हैं, यहाँ हम नियमों को कानून भी बोल सकते हैं। आधुनिक काल में जो समाज में रहने वाले नागरिकों के लिए नियम या कानून बनाए गए हैं उनकी पालन करना ही न्याय है और इन नियमों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वहित होना चाहिए। मतलब सार्वजनिक उपयोगिता होनी चाहिए इन नियमों की। यही क्या है? न्याय है। तो जो हमारा आधुनिक काल में न्याय की जो अवधारणा है वह जो उपयोगिता है, उपयोगिता को आधार मानकर न्याय सिद्धांत देती है। तो जो आधुनिक काल में न्याय है उसका मुख्य आधार क्या है? उपयोगिता है। तो इसी उपयोगिता को आधार मानते हुए ही आधुनिक न्याय सिद्धांत दिया गया। तो हम आगे चलते हैं। उपयोगिता के मुख्य प्रवर्तकों में नाम आता है जेरेमी बेंथम का। जेरेमी बेंथम राजनीति विज्ञान के ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने विचारों के अंदर उपयोगिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो इसके जो मुख्य प्रवर्तक आते हैं वह जेरेमी बेंथम है। जो उपयोगितावाद है उसको मुख्य प्रवर्तकों में नाम आता है जेरेमी बेंथम का। जेरेमी बेंथम का कहना है कि समाज में किसी भी प्रकार की एवं सेवाओं का वितरण उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए। तो जेरेमी बेंथम हैं, उन्होंने कहा कि समाज में किसी भी प्रकार की जो वस्तुएं या सेवाएं हैं उनका वितरण उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए। और किस सूत्र के आधार पर किया जाना चाहिए? इन्होंने उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए और एक सूत्र दिया। वह सूत्र क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो जेरेमी बेंथम ने उपयोगिता के ऊपर अपने विचार देते हुए कहा कि समाज में किसी भी प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं हैं उनका वितरण उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए और एक सूत्र को ध्यान में रखते हुए इनका वितरण किया जाना चाहिए। तो वह सूत्र क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक समाज में 100 लोग रहते हैं। इन 100 लोगों में से अगर 90 लोगों को किसी भी वस्तु या सेवा से लाभ होता है तो वह क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। 10 लोगों को चाहे हानि होती हो, लेकिन किसी भी वस्तु का वितरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों का
इसमें सुख हो। यही क्या है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। तो इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए जेरेमी बेंथम कहता है कि किसी भी प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं हैं उनका समाज में वितरण इसी आधार पर किया जाना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल सके। तो आधुनिक काल में पहले थे जेरेमी बेंथम विद्वान, जिनके आधार पर हमने देख लिया है कि आधुनिक काल में न्याय क्या है। यह आधुनिक काल में न्याय मानते हैं अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख को। यह शब्दावली हमें यह कहना चाह रहे हैं इस शब्दावली के द्वारा कि समाज में न्याय की स्थापना अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को लागू करके ही की जा सकती है। इसके बाद हमारे जो दूसरे विद्वान है आधुनिक काल में, वो हैं जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल इनका पूरा नाम है, जे.एस. मिल। यह दूसरे विद्वान हैं जिन्होंने आधुनिक काल में न्याय के ऊपर अपने विचार दिए और यह सामाजिक उपयोगिता के ऊपर अपने विचार देते हैं। सामाजिक उपयोगिता, जे.एस. मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता के आधार के ऊपर समझाया है और इन्होंने कहा है कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करता है, जिससे इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम भी स्वीकार कर लेते हैं जिससे दूसरों को भी सुरक्षा प्राप्त होती हो। मनुष्य समाज में अपने लिए सुरक्षा की कामना करता है। सबसे पहले मनुष्य क्या करता है, अपने लिए सुरक्षा की कामना करता है और वह इसी सुरक्षा की कामना के लिए नैतिक रूप से यह स्वीकार कर लेता है। इस सुरक्षा को वह नैतिक रूप से स्वीकार कर लेता है क्योंकि एक बार फिर से देखिएगा, मनुष्य सुरक्षा की कामना करता है किसके अनुसार, जे.एस. मिल के अनुसार, और वह इसे नैतिक रूप से भी स्वीकार करता है क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी उसी के समान सुरक्षा प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, जे.एस. मिल कहता है कि सामाजिक उपयोगिता ही क्या है, न्याय है। और सामाजिक उपयोगिता में मनुष्य सबसे पहले सुरक्षा की कामना करता है और वह इस सुरक्षा की कामना को नैतिक रूप से स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह स्वयं सुरक्षा प्राप्त इसीलिए कर पाता है क्योंकि दूसरे लोगों को भी उसी के समान सुरक्षा प्राप्त होती है। तो जे.एस. मिल भी आधुनिक काल में न्याय के लिए सामाजिक उपयोगिता को महत्वपूर्ण मानता है। तो अंत में जो आधुनिक काल में न्याय है वह क्या है कि आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा है वह उपयोगिता को ही न्याय के लिए। तो आधुनिक काल में न्याय है उसका आधार उपयोगिता है या मूल मंत्र भी हम बोल सकते हैं उपयोगिता है। तो जो आधुनिक काल में न्याय है उसका हम मुख्य रूप से देखें, जेरेमी बेंथम हो चाहे जे.एस. मिल हो, दोनों ने ही उपयोगिता को महत्व दिया है और उसी के आधार पर आधुनिक काल में हम भी संपूर्ण रूप से देखें तो उपयोगिता ही न्याय का आधार रही है। अब आगे हमारा दूसरा है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स ने पुस्तक लिखी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस पुस्तक में उन्होंने न्याय से संबंधित विचार ही दिए और न्याय को सामाजिक न्याय कहा। इस पुस्तक में उन्होंने न्याय के ऊपर अपने विचार दिए, न्याय पर विचार दिए और न्याय पर विचार देते हुए उन्होंने सामाजिक न्याय को महत्व दिया। सामाजिक न्याय को ध्यान दीजिएगा, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है। उन्होंने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपना न्याय सिद्धांत दिया। जो भी अपने विचार थे न्याय के ऊपर उन्होंने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो पूरी तरह से न्याय के ऊपर आधारित है, उसमें दिए और उन्होंने इस पुस्तक में सामाजिक न्याय की अवधारणा को महत्व दिया। उन्होंने आधुनिक काल में जो प्रचलित था उपयोगितावादी सिद्धांत प्रचलित था उसका खंडन करते हुए
उपयोगितावादियों का मूल मंत्र क्या था? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उसका खंडन करते हुए अपना यह न्याय सिद्धांत दिया और इसमें बताते हुए कहा कि न्याय के लिए दो नैतिक, इन्होंने जो उपयोगितावादियों का सिद्धांत था उसका खंडन करते हुए कहा कि न्याय के लिए दो नैतिक सिद्धांत हैं, दो नैतिक सिद्धांत प्रचलित हैं। उनमें से पहला क्या है? पहला है अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अधिकतम सुरक्षा, अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की स्वतंत्रता के लिए, स्वयं की स्वतंत्रता के लिए, स्वयं की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने न्याय के लिए जो दो नैतिक सिद्धांत बताए उनमें से पहला बताया कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यापक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो उस जैसे प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो। एक बार ध्यान दीजिएगा, न्याय के लिए दो नैतिक सिद्धांत बताए किसने? जॉन रॉल्स ने। उनमें से पहला था अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मतलब स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अधिकतम स्वतंत्रता आवश्यक है। वह अधिकतम स्वतंत्रता किसे प्राप्त होनी चाहिए? व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और वह समाज में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। इसीलिए जो स्वतंत्रता है वह उपयोगी हो सकेगी। इसके बाद दूसरा, पहला हो गया कि अधिकतम स्वतंत्रता या व्यापक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा हो गया व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाए जो सबके लिए कल्याणकारी हो। राज्य व व्यक्ति के द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक, पहला उन्होंने व्यापक स्वतंत्रता के बारे में अपना नैतिक सिद्धांत बताया। दूसरा बताया कि राज्य व व्यक्ति के द्वारा ऐसा सामाजिक व आर्थिक स्थितियां उत्पन्न की जाए कि वो सबके लिए कल्याणकारी हो। मतलब कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह समाज में ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां उत्पन्न करे जो सबका विकास करे, सबके लिए कल्याणकारी साबित हो। तो जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में दो नैतिक सिद्धांत बताए न्याय की स्थापना के लिए। न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने दो नैतिक सिद्धांत बताए। पहला था व्यक्तियों को व्यापक स्वतंत्रता देना जिससे उनकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके, और दूसरा राज्य व व्यक्तियों के द्वारा ऐसा सामाजिक व आर्थिक स्थितियां उत्पन्न की जाएं जो सबके लिए कल्याणकारी हो, मतलब सबका विकास करती हो। सबकी प्रगति के लिए वह अज्ञानता के आवरण या अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को लागू करने के लिए कहता है। एक शब्दावली यहाँ ये अज्ञानता का आवरण, अज्ञानता का आवरण या पर्दा। तो जॉन रॉल्स कहता है कि न्याय की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अज्ञानता का आवरण या पर्दे के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। अब यह अज्ञानता का आवरण या अज्ञानता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? अज्ञानता का आवरण यह है कि समाज में, अज्ञानता का आवरण या पर्दे का मतलब है समाज में व्यक्ति को अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं होना, अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं होना। ध्यान दीजिएगा, जो अज्ञानता का आवरण शब्द आया है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का, वह मुख्य बिंदु है या मुख्य आधार है अज्ञानता का आवरण।
मतलब समाज में व्यक्ति को अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं होना कि उसकी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से स्थिति क्या है। किसी भी प्रकार का एक दूसरे व्यक्ति में भेद नहीं करना क्या है, अज्ञानता का आवरण है। अपने जो भेदभाव है समाज के अंदर उसका पता नहीं होना ही क्या है, अज्ञानता का आवरण है। और जॉन रॉल्स कहता है कि अज्ञानता का आवरण अगर होगा तो समाज में, और अगर अज्ञानता का आवरण समाज में स्थापित होगा तो सभी व्यक्ति एक समान पृष्ठभूमि से न्याय की स्थापना के लिए, एक समान पृष्ठभूमि मतलब इसी आधार से किसी को भी यह पता नहीं होगा कि हम कहाँ स्थित हैं, समाज में हमारी स्थिति क्या है, हम कितने ऊंचे हैं या कितने नीचे हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, यह पता नहीं होगा तो सभी एक समान पृष्ठभूमि से अपना उत्थान करेंगे और यही क्या हो जाएगी, न्याय की स्थापना हो जाएगी। रॉल्स समाज के लिए सबसे औचित्यपूर्ण न्याय उस सिद्धांत को मानता है जिसमें लोग स्वतः ही अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जो अज्ञानता का पर्दा है उसको व्यक्ति स्वयं अपनी मर्जी से स्वीकार कर लेता है। यही क्या है, न्याय की स्थापना का मुख्य बिंदु है। एक बार ध्यान दीजिएगा, जॉन रॉल्स न्याय का जो सिद्धांत देता है उसमें एक शब्दावली देता है, अज्ञानता का आवरण। अज्ञानता का आवरण का मतलब क्या है, व्यक्ति को समाज में अपनी स्थिति का पता नहीं होना। मतलब समाज में उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसे उस वस्तु का ज्ञान नहीं रहता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव का उसको ज्ञान नहीं रहता है। यही क्या है, अज्ञानता का आवरण है। और अज्ञानता का आवरण न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब व्यक्ति स्वयं अपनी मर्जी से उसे स्वीकार कर लेता है, किसको, अज्ञानता के आवरण को। यही क्या है। और अगर अज्ञानता का आवरण होगा तो व्यक्ति को अपनी स्थिति का पता नहीं होगा और वह अपने उत्थान के लिए एक ही समान पृष्ठभूमि से अपना उत्थान करने की कोशिश करेगा। और इसी प्रकार से जॉन रॉल्स सामाजिक न्याय को महत्वपूर्ण मानता था। हमने देखा कि सामाजिक न्याय के ऊपर अपने विचार दिए और इसी से सामाजिक जो समानता है वह स्थापित हो जाएगी और यही जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय है। तो जॉन रॉल्स का हमने न्याय सिद्धांत देख लिया है। इसके बाद है भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। पहला सिद्धांत हमने देखा आधुनिक काल में, जिसमें जेरेमी बेंथम और जॉन रॉल्स के बारे में हमने देखा। दूसरा था जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में हमने देखा। और दूसरा सिद्धांत हमने देखा जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। अब है भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार पर न्याय। तो और हमारा यह अंतिम बिंदु है न्याय सिद्धांतों में भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार पर न्याय। मतलब भारत में जो राजनीतिक चिंतन है वह न्याय का क्या आधार मानता है। तो सबसे पहले भारतीय राजनीतिक चिंतन प्राचीन भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म। मतलब जो प्राचीन भारत था उसमें सामाजिक व आर्थिक चिंतन में धर्म को प्रमुखता दी गई और धर्म के आधार पर ही न्याय को परिभाषित किया गया। तो यह धर्म और जो प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया था वह एक समान प्रतीत होते हैं। जो भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा है तथा प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, वह दोनों मिलते जुलते हैं। मतलब दोनों में समानता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत तथा प्राचीन भारतीय समाज व राजनीति में प्रचलित जो न्याय है वह मिलते जुलते हैं। धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके नियत कार्य व स्थान के बारे में निर्दिष्ट करती है, मतलब बताती है कि वह उसका स्थान क्या था। प्राचीन भारत में जो धर्म प्रचलित था वह व्यक्ति को बताता था कि उसका नियत कार्य क्या है और उसका समाज में स्थान क्या है। हम पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में 4 वर्ण थे और प्रत्येक वर्ण की अपनी अपनी सामाजिक स्थिति थी और अपना अपना नियत कार्य था। मतलब जिस वर्ण का जो कार्य था
वही कार्य करता था। तो प्राचीन जो भारत था उसमें धर्म के आधार पर लोगों के कार्य और समाज में स्थिति नियत कर दी जाती थी, मतलब निर्धारित कर दी जाती थी, उसी के अनुसार कार्य करता था। तो प्राचीन काल में यही भारतीय दर्शन के अनुसार न्याय था। मतलब जो धर्म ने कह दिया, जो शास्त्रों में लिख दिया गया, वही कार्य करना, प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य करता था, वही न्याय था। इसके बाद जो मनु, कौटिल्य विद्वान हुए हैं, भारतीय विचारक हुए हैं, मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर, यह विद्वान हुए हैं। इन्होंने न्याय को परिभाषित करते हुए राज्य का प्रमुख कार्य माना। इनके अनुसार राज्य के लिए, जो राज्य की स्थापना के लिए मुख्य था, वह न्याय था। मतलब मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र और भारद्वाज तथा विदुर ने राज्य की स्थापना के लिए जिस तत्व को आवश्यक माना, वह न्याय था। जहां इसके बाद देखिए प्लेटो न्याय के लिए क्या मानता था? प्लेटो मानता था न्याय की अवधारणा राजनीतिक व सामाजिक थी, और भारतीय चिंतन क्या मानता है? न्याय को कानूनी रूप मानता है। प्लेटो सामाजिक और राजनीतिक न्याय को मानता था, और जो भारतीय दर्शन है या भारतीय विचारक हैं, वह न्याय का कानूनी रूप को स्वीकार करते हैं। एक बार फिर देखिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म के आधार पर लोगों के कार्य व समाज में उनका स्थान निर्धारित कर दिया जाता था। प्राचीन काल में यही न्याय था। इसके बाद मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर आदि विद्वानों ने राज्य की स्थापना के लिए जो मुख्य तत्व माना, वह न्याय को माना। और न्याय जो प्लेटो था, वह सामाजिक व राजनीतिक आधार पर न्याय को मानता था, जबकि भारत में कानूनी रूप के आधार पर न्याय को स्वीकार किया गया है। मनु व कौटिल्य दोनों ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था के लिए आधारभूत प्रवृत्ति मानते हैं। मतलब जो मनु और कौटिल्य हैं, उन्होंने न्याय की निष्पक्षता पर बल दिया है। निष्पक्ष न्याय को ही राज्य की प्रगति के लिए आवश्यक मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 3 न्याय के सिद्धांत पढ़े। पहला था हमारा आधुनिक काल में न्याय सिद्धांत, जिसमें हमने जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद देखा, जिसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख को उन्होंने मुख्य आधार माना न्याय के लिए। उसके बाद हमने जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का न्याय सिद्धांत देखा, जिसमें वह सामाजिक उपयोगिता के ऊपर बल देते हैं। तीसरा हमने जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत देखा, जिसमें वह सामाजिक न्याय की स्थापना के ऊपर बल देते हैं। और अंत में हमने भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार के ऊपर न्याय देखा, जिसमें धर्म को मुख्य मानते हुए न्याय के आधार, जो न्याय के विचार हैं, वह दिए गए। तो हमारे जो न्याय के सिद्धांत थे वह पूरे हो गए हैं। पहले हमने प्लेटो का देखा, उसके बाद अरस्तु का, फिर मध्यकाल में न्याय देखा, फिर आधुनिक काल में न्याय, और अंत में भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार पर न्याय को देखा। इसके बाद न्याय के रूप हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।